के नैतिक विचारक और दार्शनिक, ठीक है ना, विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक जो भी हमारे फिलोसफर्स है, ठीक है ना, उनका मोरालिटी के बारे में, ठीक है ना, एथिक्स के बारे में क्या विचार है, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। ठीक, एक्चुअली जो एथिक्स है ये पोर्शन क्या है कि आजकल जो आईएएस के प्रश्न आ रहे हैं, जो भी बच्चा मतलब आपके ऑप्शनल में अगर उसने फिलॉसफी का पोर्शन लिया है तो उसके लिए थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है, ठीक है ना। क्यों इजी गोइंग हो जाता है? खासकर एथिक्स के पोर्शन में, बाकी पोर्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फिलॉसफी में काफी इजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि थॉट्स सबके जो भी थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनके क्या रहते हैं? थॉट्स रहते हैं। तो थॉट्स को वो समझना फिलॉसफी वाले ज्यादा समझते हैं, और उस हिसाब से अगर कुछ भी एनालिसिस करने को आया, विश्लेषण करने को आया, तो वो बहुत कायदे से एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है ना। क्लियर? जैसे गांधी जी के विचार हैं जो इंडियन थिंकर्स में आ जाएंगे, इंडियन फिलोसफर्स में आ जाएंगे, ठीक है ना। और गांधी जी का भाई जो विचार है वो आइडियलिस्टिक है, मतलब अगर किसी से बारे में पूछा भी जाता है तो गांधी जी को सबसे पहले नाम लिया जाता है, ठीक है ना। अब गांधी जी को मतलब एक लेक्चर्स और 2 लेक्चर्स में बता पाना बड़ा मुश्किल है, और हम बता देते हैं तो अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक, ये बताना केवल हम लोगों को चूंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्किंग इन योर एग्जामिनेशंस, इनको मद्देनजर रखते हुए ही हमने क्या किया है, टॉपिक्स को तैयार किया है, ठीक है ना। क्लियर? कि इसमें आप लोग पढ़ेंगे तो एक कम से कम एक क्राइटेरिया मेंटेन हो जाएगी, ठीक है ना, कि व्हाट आर द पोर्शंस, ठीक है ना, जिनको हम लोग को प्रिपेयर करना है, कितना टॉपिक है, कितनी चीजें हैं जो ज्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है ना। क्लियर? जैसे वर्ल्ड थिंकर्स जो हैं, वर्ल्ड थिंकर्स में आप लोगों को जब मैं एथिक्स पढ़ा रहा था, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, तो उसमें कुछ चीजें बताया भी था, ठीक है ना, कुछ चीजें बताया भी था कि कौन जो है नियम आधारित होते हैं और कौन जो है रिजल्ट आधारित होते हैं, ठीक है ना। उन थिंकर्स में कौन कौन आते हैं, किनका सापेक्षवाद है, कौन उपयोगितावाद का, ठीक है ना, पक्ष लेता है। तो ये सारे पक्ष अब हम लोगों को क्या करने हैं, पढ़ने हैं। हालांकि उन पक्षों को हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, इनके पर्सनल थॉट्स को जो मोरालिटी के संदर्भ में है, इथिक्स के संदर्भ में है, उनको हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना। और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस। पहले तो हम लोगों को जल्दी में, एक थोड़ा सा जल्दी इतना भी ना रहे कि समझ में ना आए, ठीक, बस ये ध्यान में रखना है कि ये इनके थॉट्स हैं, इनके अंतर्गत आते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्लियर? जैसे हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस में किए थे कि इमोशनल इंटेलिजेंस समझ लिए, मेन चीज देख लिए, सॉल्वेमेयर, डेनियल गोलेमैन, ठीक है ना। फिर उसके बाद IQ EQ में डिफरेंसेस, और क्या सिविल सर्विसेज के लिए हमारा होता है या समाज के लिए क्या होता है जिस जगह इमोशनल इंटेलिजेंस, यही प्रश्न भी आ रहे थे जनरली, ठीक है ना। थोड़े बहुत प्रश्न घुमा फिरा करके आ जाते हैं कि भाई भावनात्मक भूख क्या है, प्रेम क्या है, उनमें अंतर क्या है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वो सब चीजें कॉमन है, ली जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल में अभी हम लोग ये पढ़ेंगे। जैसे दिया हुआ है क्या, विश्व के नैतिक विचारक व दार्शनिक, ठीक है ना। नैतिक विचारक जो भी मोरल थिंकर्स हैं, और हमारे फिलोसफर्स, दार्शनिक जो भी हैं, ठीक है ना। क्लियर? दर्शन शास्त्र आप जान रहे हैं, ग्रीक शब्द फिलोसफिया से लिया गया है, जिसका मतलब ये हो जाता है क्या, ज्ञान की ओर आकर्षण, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉलेज, ठीक है ना, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द नॉलेज, जो प्रकृति और उस समाज के कारण प्रभाव संबंधों को समझाने का प्रयास करते हैं जहां वह निवास करता है। जो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा के माध्यम से ज्ञान की खोज करता है उसको क्या कहा जाता है, दार्शनिक, ठीक है ना। क्लियर? दार्शनिक का यही वो है क्या, कि वो ज्ञान की खोज में ही रहता है, ठीक है ना। जिस दिन ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब उसको पूर्णता की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। क्लियर? जो चीज उसको समझ में आ गया, जहां उसका मन सैचुरेटेड हो गया, ठीक है ना, मतलब वो क्या, ज्ञान से तृप्त हो गया, उसी दिन वो क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। क्लियर?
अब यहां आते हैं थ्योरीज ऑफ फिलोसफीज। यहां क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, जब हम लोग एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस पढ़ रहे थे, ठीक है ना, क्लियर। वर्च्यू यानी जो मूल्य होते हैं इथिक्स के, डिओंटोलॉजी और टीलियोलॉजी, ठीक है, टीलियोलॉजी भी हम लोग पढ़े थे और डिओंटोलॉजी पढ़े थे, दोनों में डिफरेंसेस भी पढ़े थे, अभी फिर हम लोग एक बार देख लेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, क्लियर। और उसमें क्या क्या है, कैसे कैसे है, इन चीजों के बारे में जान लेते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है क्या कि मानक सिद्धांत है कि ये मानक नैतिकता क्या है, ठीक है ना, मानक नैतिकता का मतलब क्या, नॉर्मेटिव, ठीक है ना, नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स का मतलब क्या है कि नैतिक मानकों पर पहुंचना जो सही गलत आचरण को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना, जो मतलब समाज में मानक एक चल रहा है, एक नॉर्म्स चल रहा है, सही है क्या गलत है, ठीक है ना, इन सब की पहचान करते हुए वो हम लोग का किसमें है, वो हमारा मानक नैतिकता यानी नॉर्मेटिव एथिक्स के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद जो है मानक क्या है, मानक वही है यानी नॉर्म्स, इसमें क्या है, जो मानक प्रतिमान मानवीय कृत्यों के नैतिक होने के रूप में आंकने के लिए प्रतिमान मानकों को निर्धारित करता है, ठीक। अब इसमें क्या है, कौन कौन से हैं, सद्गुण नैतिकता आ जाती है, ठीक। इसमें क्या है, एक टेलीलॉजिस्ट यानी उद्देश्यवादी तर्क देगा कि दान देने से समाज में कल्याण अधिकतम होता है, ठीक है ना, क्लियर, टेलीलॉजिस्ट ये देगा, ठीक। उसमें क्या है कि एक परिणाम निरपेक्षवादी तर्क देगा कि दूसरों की मदद करना हमारा कर्तव्य है, एक सदाचार नैतिकतावादी इस तथ्य को इंगित करेगा कि दूसरों की मदद करना वांछनीय गुणों को प्रदर्शित करता है, जैसे कि धर्मार्थ या परोपकारी होना, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब ये टीलियोलॉजी और डिओंटोलॉजी में क्या है, डिफरेंसेस है, ठीक है ना, जैसा कि हम लोग पहले भी ये सब चीजें पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा इनका वो नहीं है। अब आ जाते हैं समस्याएं, जैसे समस्याओं में क्या है, नैतिक सिद्धांत और नैतिकता की कमी अगर रहे तो उसका उदाहरण देख लीजिए कि किस तरह से जब कोई पैसे चुराता है तो उस व्यक्ति के साथ व्यवहार करने में नैतिक रूप से सही कार्य क्या होगा, ठीक है ना, मतलब क्या उसके साथ कोई नैतिक कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब उसी सब कंसेप्ट को लेते हुए हम लोग इन चीजों में आएंगे। फिलहाल में जो दार्शनिक का पक्ष है, हम लोग दार्शनिक के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, दार्शनिक के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या व्यवहार हैं, कैसे कैसे क्या है। फिलहाल में आप ये देखिए, यहां सुकरात के बारे में कहा है, सुकरात है, ठीक, प्लेटो है, ठीक, अरस्तु है, ठीक, इनके बारे में पढ़ना है, और इमैनुअल कांट है, ठीक है ना, इमैनुअल कांट है। फिर आपका दिया हुआ है क्या, आपका टीलियोलॉजिकल दृष्टिकोण और डिओंटोलॉजिकल या परिणाम निरपेक्षवादी दृष्टिकोण दिया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद दोनों में क्या दिया हुआ है, डिफरेंसेस दिए हुए हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना ही तैयार करना है, तैयार करने को बहुत सारी चीजें हैं, समझ रहे हैं। अब्राहम लिंकन के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है ना, जेम्स मिल के बारे में भी पूछ लेता है, ठीक है ना, क्लियर। कई फिलोसफर्स हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, लेकिन फिलहाल में इंपॉर्टेंट जिसको देखा जा सकता है वो कौन कौन है, वो यही है, कौन कौन, एक हमारा आ जाते हैं सुकरात, सुकरात के बाद हमारा कौन, प्लेटो, अरस्तु, और फिर आपका इमैनुअल कांट, ठीक है ना। इन चार को फिलहाल में पढ़िए और इन चार पर आधारित प्रश्न किया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। इन चार पर आधारित प्रश्न किया जाएगा, बाकी अगर समय बचता है, ठीक है ना, चूंकि समय कम है, ठीक है ना, चूंकि भाई लेक्चर सीमित रहते हैं, उतना बताया नहीं जा सकता है, ठीक, बाद में उसे कवर कर दिया जाएगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ये चीजें रहेंगी, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज रही। और फिर उसके बाद जो है, ठीक, इन दोनों में डिफरेंसेस, ठीक है ना, पर्टिकुलरली ये पूछ भी लिया जाता है क्या क्या है, तो जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसमें उसमें, ठीक। हालांकि फिलोसफर्स के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक,
इनको सेकंड टर्म में रखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में इंडियन फिलोसफर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि ये स्टार्ट करना था तो आप लोगों को इसके लिए मैंने बता दिया, ठीक, क्लियर। अब इंडियन फिलोसफर्स की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन फिलोसफर्स में, ठीक, इंडियन फिलोसफर्स में कौन है ये देख लेते हैं, ठीक है ना। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करेंगे वो इंडियन फिलोसफर्स के बारे में और इंडियन फिलोसफर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर वर्ल्ड फिलोसफर्स जो हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो आएगा उसी के हिसाब से ये चलना है, ठीक। आते हैं, जैसे दिया हुआ है क्या, सबसे पहले इंडिया में क्या आता है, भगवत गीता, ठीक है ना, क्लियर, जिसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या, यहां कर्म के बारे में बात की गई है, निष्काम कर्म, ठीक है ना। भगवत गीता, भाई कहा भी गया है, आप लोग भगवत गीता में पढ़ते ही हैं कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फले सुखदाचन, ठीक है ना, पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो उसमें किसकी बात की गई है, निष्काम कर्म की बात की गई है, ठीक है ना, क्लियर। आइए जान लीजिए कर्म एवं फल, ठीक। भगवत गीता फल को अपने कार्यों का उद्देश्य न बनने दें, मतलब फल की इच्छा मत करिए, उद्देश्य जो है वो फल को न रखिए, ठीक है ना, कर्म उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। क्या है कि उद्देश्य न बनने दें और इसलिए आप अपने कर्तव्य को न करने के लिए आसक्त नहीं होंगे। यह गंतव्य की तुलना में प्रतिबद्धता के साथ कर्तव्य पर अधिक बल देता है, ठीक है ना। मतलब क्या कि कर्म की प्रधानता है, ठीक है ना, फल की प्रधानता नहीं है। रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना, आप शुभ के लिए प्रयास कर सकते हैं, शुभ की प्राप्ति हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ऐसा आशा है कि आने वाले समय में अगर आप निरंतर कार्य करते रहेंगे तो शुभ की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर। ये चीजें हैं, तो वही है हमारा क्या, निष्काम कर्म, ठीक। उदाहरण दिए, कुछ सिविल सेवक सेवा में आने के बाद सार्वजनिक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पुरस्कार, पदोन्नति और वेतन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं, ठीक है ना। ये पुरस्कार क्या है, फल है, वेतन क्या है, फल है, और क्या है, पदोन्नति क्या है, फल है, ठीक है ना। लेकिन कर्म क्या है, कर्म सार्वजनिक प्रतिबद्धता है, उस पर ध्यान केंद्रण ले आना है, ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन वहां ध्यान केंद्रण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्लियर। इस वजह से ये उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे आइए, दूसरा हमारा कहा जाता है भावनात्मक बुद्धि। भावनात्मक बुद्धि को कल हमने अटैच किया था किसके किसके साथ, एक भावना यानी हृदय, ठीक है ना, और बुद्धि यानी ब्रेन, ठीक है ना। बुद्धि का किससे, ब्रेन से, मस्तिष्क से, ठीक है ना। दो चीजों का सम्मिलित रूप है या एक सफल संयोजन है क्या, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जागृत ऋषि एक व्यक्ति को बुद्धिमान कहते हैं जब उसके सभी उपक्रम परिणामों के बारे में चिंता से मुक्त होते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब परिणाम का यहां भी क्या है, चाह नहीं है, ठीक। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्लियर। हालिया मौत ने समाज के लिए भावनाओं के प्रबंधन के महत्व को दिखाया, ठीक है ना। भावनात्मक रूप से क्या हो गए थे लोग, जुड़ गए थे, जुड़े थे कि नहीं जुड़े थे। तो यहां क्या है कि यहां भावनात्मक बुद्धि है, ठीक है ना, इस जगह क्या है, भावनात्मक बुद्धि है, ठीक। जो कर्म हुआ, हालिया मौत हुई, ठीक है ना, जो उसके पीछे का जो भी वो था वो डायरेक्टली किस कर्म से अटैच किया, भावनात्मक बुद्धि से अटैच किया, ठीक है ना। भावनात्मक रूप से लोग अटैच हुए कि नहीं हुए, ठीक। चलिए आगे आइए, ध्यान केंद्रण या ध्यान केंद्रित, ठीक है ना, क्लियर। हमें अपने लक्ष्यों से दूर रखा जाता है, बाधाओं से नहीं बल्कि कम लक्ष्य के लिए एक स्पष्ट मार्ग से। सोशल मीडिया
और भौतिकवाद के रूप में आधुनिक समय में विचलन अस्थायी आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें अपने अस्थायी लक्ष्य से पूरी तरह से पटरी पर उतार देते हैं। भाई जाहिर सी बात है, ध्यान केंद्रण की बात कर लीजिए। कर्म हमारा क्या कहता है कि आपको जो कर्म मिला है, आप भाई फिलोसफर्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूर्णता की प्राप्ति, एक सैचुरेशन लेवल प्राप्त करना। सैचुरेशन लेवल कब आता? जब ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, क्लियर? एक विद्यार्थी के लिए उसका कर्म क्या है? विद्या का अर्जन करना, ना कि विद्या की अर्थी निकालना। ठीक है ना, क्लियर? विद्या अर्थी का मतलब समझते हैं क्या होता है? कई लोग नहीं समझते हैं। अर्थी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है ना, कंधा देना। ऐसा नहीं है, हिंदी पढ़िए, उसमें अर्थी का मतलब है प्रेम, झुकाव। ठीक है ना, अर्थी का मतलब क्या है? झुकाव। तो विद्या अर्थी, ठीक है ना, क्लियर? वही विद्यार्थी हुआ। ठीक है ना, क्लियर? और यहां सेंस दूसरा निकाल लेते हैं लोग, जो विद्या की अर्थी निकाल रहा हो। ठीक है ना, वो क्या हो गया? वो विद्यार्थी हो गया। तो अर्थी का मतलब यहां क्या है? प्रेम है, झुकाव है, बेंट टुवर्ड्स, ठीक है ना, विद्या अर्जन। ठीक, तो विद्यार्थी का काम क्या है? विद्या अर्जन करना, ठीक है ना, ज्ञान अर्जन करना, जिससे वो परीक्षा में क्या हो? सफल हो। ठीक है ना, ये चाह नहीं होनी चाहिए कि सफल होना है। ठीक है ना, बस क्या होना है? जैसे एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें देखा था आपने, क्या था? एक था रटने वाला और एक था केवल काबिल बन रहा था। ठीक है ना, क्लियर? तो काबिल बनिए, ठीक है ना कि क्या करना है, केवल हम लोगों को बस रटना है, इस तरीके का वो नहीं है। ठीक है ना, यहां क्या है कि जो आपका उद्देश्य है, उद्देश्य प्राप्ति में एक चीज बाधक है, जो आपके संकेंद्रण को, जहां ध्यान केंद्रण होता है, उसको क्या कर देता है? भटका देता है। और वो कौन है? मोबाइल। मोबाइल में हमारा आजकल एक बहुत अच्छा माध्यम आ गया है, जिससे कनेक्टिंग इंडिया, ठीक है ना, कनेक्टिंग विथ ईच अदर बाय सोशल मीडिया। क्या हो रहा है? सोशल मीडिया। और वो सोशल मीडिया हमें क्या कर रहा है? ठीक, सोशल मीडिया आधुनिक समय में विचलन, ठीक है ना, डेविएट कर दे रहा है। ठीक है ना, डेविएट कर दे रहा है और अस्थायी आनंद प्राप्त कर रहे हैं लोग। ठीक है ना, बड़ा खुश रह रहे हैं। कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए? बहुत खुश। ठीक है ना, इतने बिलियन हो गए, अरे वाह, अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन उस अचीवमेंट से क्या? ठीक, कुछ समय की चाह है, उसके बाद कुछ नहीं है, निरर्थक है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपने अपने कीमती समय को सारा कहां लगा दिया? सोशल मीडिया पे लगा दिया। ठीक है ना, तो वो अस्थायी आनंद है, ना कि अस्थायी लक्ष्य है। ठीक है ना, उसको आपने प्राप्त नहीं किया। ठीक है ना, अब आइए निस्वार्थता, निस्वार्थ भाव। ठीक है ना, जैसे एक उपहार शुद्ध होता है जब यह दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाता है, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना। ठीक है ना, क्लियर? जैसे भाई अक्सर लोग बर्थडे मनाते हैं, ठीक है ना, क्लियर? मित्र, यार, दोस्त, हर कोई एकजुट होते हैं। ठीक, अगर आप लायक हैं, योग्य हैं, ठीक, अगर आपने अपने मित्र के लिए एक उपहार खरीद करके दे दिया कि लो भाई तुम्हारा बर्थडे है, ठीक है ना, तुम्हारे लिए ये उपहार है, और ये कैसा है? निस्वार्थ भाव। इस भाव से नहीं कि भैया 5 दिन बाद हमारा भी बर्थडे है और केक कटने वाला है और आप क्या करें, ऐसा उपहार देखो, धीरे से हिंट कर दिया, क्या देखो 5 दिन बाद मेरा भी है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ध्यान रखना। गिफ्ट ऐसे दे रहे हैं और कह रहे हैं भाई ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर? 5 दिन बाद। ठीक, तो ये क्या हो गया? निस्वार्थ भाव है? नहीं है। ठीक है ना, कोई भी कार्य आप करें वो कैसे करें? निस्वार्थ भाव करें। ठीक है ना, क्लियर? तो वही वाली भावना होनी चाहिए। जैसे प्रभावशाली लोगों द्वारा मीडिया की उपस्थिति में भारी दान और एनजीओ की स्थापना आधुनिक संस्कृति निस्वार्थ कार्य नहीं है। ठीक है ना, आज क्या हो रहा है? स्टेटस मेंटेन करते हैं,
अगर कहीं लंगर चलवा दिया और किसी भिखारी को खाना खिला दिया तो भिखारी को खाना खिलाते हुए फोटो खिंचवाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और क्या करवाते हैं, स्टेटस मेंटेन करवाते हैं कि जब तक उस पर 100 लाइक्स ना आ जाएं, है भी नहीं है, ठीक। इसी तरीके से नेताजी लोग, आप देखते हैं कंबल वितरण कार्यक्रम, तो कौन वितरण कार्यक्रम, दुनिया भर के वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के, ठीक है ना, वहां निस्वार्थता नहीं रहती है, वहां पहले मीडिया कवरेज आ चुका रहता है कि भाई मीडिया लो कंबल बांटते हुए, ठीक है ना, क्लियर। तो ये जो है ये निस्वार्थ होना चाहिए। अगर आपका दायित्व समाज के लिए कुछ है और समाज में आपको अपने लिए चुना है, ठीक है ना, अपना नेतृत्व करने के लिए चुना है, अपना लीडर चुना है, तो जाहिर सी बात है कि आपका भी समाज के लिए कुछ उत्तरदायित्व बनता है। और वो जो उत्तरदायित्व होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए, ठीक है ना। कैसा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। तो वही यहां कहा है, ठीक है ना। बाकी आप जान रहे हैं सत्य की ही विजय होती है, ठीक है ना। सत्य की क्या होती है, विजय होती है, जाहिर सी बात है। सत्यमेव जयते कहा गया है, ठीक है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। जैसे हमेशा बड़ी शक्तियां सत्य को देख रही होती है और सत्य को कभी छिपाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए आइए भाई, त्वचा का रंग एक जैविक घटना है, जबकि दौड़ एक सामाजिक घटना है, ठीक है ना। भाई जैविक घटना कौन सी है, ठीक, बायोटिक फैक्टर है, बायोटिक फैक्टर है त्वचा का रंग, दैट वन इज बिकॉज ऑफ मेलानिन कंटेंट। ये हमारा किस वजह से है, बिकॉज ऑफ मेलानिन, ठीक है ना, मेलानिन के कारण है, ठीक है ना। एक हार्मोन होता है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, स्टिमुलेट करता है। और कलर जिसमें होता है, ठीक है ना, जो गोरे लोग होते हैं वो अगर ये समझते हैं कि हम तो बड़े उसमें हैं, प्रॉफिटेबल फॉर्म में हैं, तो ये सोचना गलत है। धूप में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं, जिनमें मेलानिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना, क्लियर। और जो सांवले लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थितियों में, हर परिस्थितियों में फेस उनका क्या हो जाता है, सहन कर जाता है, ठीक है ना। तो कहीं एडवांटेज कुछ है, कहीं एडवांटेज कुछ है, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहां जो बात कही है वो बात ये है कि त्वचा का रंग एक क्या है, जैविक घटना है, जबकि दौड़ एक कैसी घटना है, सामाजिक घटना है, समाज में दौड़ है, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है कि लेकिन पश्चिमी शासकों ने इस सच्चाई को छिपाने की कोशिश की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ गांधी जी ने, ठीक है ना, गांधी जी ने के आंदोलन ने अंत में नस्ल को सिर्फ एक सामाजिक निर्माण साबित कर दिया, ठीक है ना। नस्ल भेद आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से गांधी जी से भी एक बार दुर्व्यवहार हुआ था। कौन सा स्टेशन था, साउथ अफ्रीका का था, ठीक। कल पता करके आइएगा आप लोग, एक असाइनमेंट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे आइए, ठीक। अब देखिए ये है हमारा टोटल क्या, भगवत गीता का सार, ठीक है ना, भगवत गीता का सार। तो मतलब भगवत गीता के सार में क्या कहा है, निष्काम कर्म की बात कही है, ठीक है ना। इसी से रिलेट करके आपको क्वेश्चंस आएंगे। फिलहाल में आपको पॉइंट्स जानने हैं, कौन कौन से, एक कर्म एवं फल, भावनात्मक बुद्धि, ध्यान केंद्रण, ठीक है ना, निस्वार्थता, और सत्य की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ठीक। अब है भारतीय दार्शनिक कौन कौन से हैं, इन्हें जान लीजिए। जैसे सबसे पहले कौन, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक, ठीक है ना, क्लियर। इनके बारे में जान लेते हैं। गौतम बुद्ध एक तपस्वी धार्मिक नेता और एक शिक्षक थे, जो 6वीं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन भारत में रहते थे। उनकी शिक्षाओं, ये इतिहास को आप लोग
जान ही रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, मानव निर्मित कानून, सामाजिक रीति रिवाज बौद्धिक नैतिकता के आधार नहीं बनते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यह बदलते सामाजिक रीति रिवाजों पर नहीं बल्कि प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों पर अपनी नींव पाता है, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि बौद्ध धर्म जो है वो सामाजिक रीति रिवाजों पर आधारित नहीं है। किस पर आधारित है, प्रकृति के अपरिवर्तनीय नियमों, ठीक है ना, जो चेंजेबल नहीं है ऐसे, ठीक है ना, नेचुरल लॉस पर आधारित है, ठीक है ना, क्लियर। बौद्ध धर्म में नैतिकता, इसमें किसी कार्य को अच्छे या बुरे का न्याय उसे इरादे या प्रेरणा के आधार पर करती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी कार्य अच्छा किया गया है, ठीक, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, और कोई कार्य बुरा किया गया है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है, ये इरादा देखेगा तब बताएगा कि उसका इरादा एक्चुअल में क्या था करने का। अगर उसने बुरा किया है, ठीक है ना, तो उसका इरादा, उसके पीछे निहित स्वार्थ क्या था ये देखता है, ठीक है ना, उसके पीछे की प्रेरणा देखता है, क्या था, सही था, गलत था, तब जाकर के तय होता है कि वह कितना सही और कितना गलत था, ठीक है ना, क्लियर। जिससे वह उत्पन्न होती है, जिस कार्यों की जड़ें लालच, घृणा, स्वार्थ में होती हैं उसे बुरा माना जाता है, ठीक है ना। जैसे अकुशाला कम्मा कहा जाता है, ठीक है ना, मतलब अकुशाला कम्मा किसे कहा जाएगा, उन कार्यों को, ठीक है ना, जिसमें घृणा हो, लालच हो, ठीक है ना, द्वेष हो, स्वार्थ हो, ठीक है ना, ऐसा कोई भी कार्य क्या कहलाएगा, बुरा कहलाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, जो कार्य उदारता, प्रेम और ज्ञान के गुणों में निहित है वे मेधावी और अच्छे होते हैं, उसे कुशल कम्मा कहा जाता है। अकुशाला कम्मा और कुशल कम्मा, ठीक है ना, कुशल और अकुशल कम्मा भी आप लिख सकते हैं, कुशाला कम्मा कोई आवश्यक नहीं है, कुशाला कम्मा या कुशल कम्मा, ठीक है ना। कम्मा का मतलब क्या, कर्म, कम्मा का मतलब क्या हो गया, कर्म, ठीक है ना, और अकुशल और कुशल कम्मा यानी कर्म, ठीक है ना। ये बौद्ध भाषा है, उस समय की प्राकृतिक भाषा थी, ठीक है ना, जान ही रहे हैं। आगे आइए, जीवन के लिए 3 आवश्यक बातें जिन्हें बौद्ध धर्म मानता है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 3 बातें हैं जो बौद्ध धर्म मानता है। सबसे पहला बुद्धि, बुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, प्रज्ञा, ठीक है ना, बुद्धि यानी प्रज्ञा। यह सही दृष्टिकोण से आता है और यह सही इरादे की ओर जाता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म का आता है तो इन फैक्ट्स को डिस्क्राइब करते हुए ही आप अपने आंसर को क्या करेंगे, लिखेंगे। ये नहीं कि दुनियादारी लिख करके आ गए, घृणा वाला काम, अच्छा काम, बुरा काम, कुछ नहीं, ठीक है ना। ये फैक्ट्स जरूर होने चाहिए। आखिर जो जिस थॉट के बारे में पूछा जा रहा है, जैसे गीता के बारे में पूछा जा रहा है, तो जो मैंने फॉर्म आपको दिखाए, जो भी आपको टॉपिक्स उस पर दिखाए, वो आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर ही आप क्या करें, डिस्क्राइब करें, ठीक है ना, उन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आप क्या करें। जीवन के लिए 3 आवश्यक बातें जिन्हें बौद्ध धर्म, ठीक है ना, मानता है। पहला क्या है, बुद्धि या प्रज्ञा, ठीक। बुद्धि प्रज्ञा का मतलब क्या, यह सही दृष्टिकोण से आता है, यह सही इरादे की ओर जाता है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा क्या है, नैतिक आचरण, आपका आचरण कैसा है, नैतिक आचरण कैसा है, ठीक, क्लियर। सही दृष्टिकोण और इरादे नैतिक आचरण के लिए मार्गदर्शक है, ठीक है ना। आप किस इरादे से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा आचरण कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अगर किसी के साथ आप गलत आचरण कर रहे हैं और उसका इरादा ठीक है, ठीक है ना, इरादा ठीक है, जैसे आप किसी, जैसे एक कहावत पुरानी कही गई है, निंदक नियरे राखिए, ठीक है ना, तामे कुटिर छवाए, ठीक है ना। मतलब क्या कि पहले के लोग ये कहते थे कि अपने निंदक को अपने साथ रखिए ताकि वो आपकी कमियों को क्या करें, गिनवाएं, ठीक है ना, क्लियर।
गिनवाएं जिससे कि आप में क्या हो, निरंतर सुधार हो। ठीक है ना। आपकी वो निंदा कर रहे हैं, उनका आचरण आपके लिए क्या है, गलत है, लेकिन उसका इरादा क्या है, इरादा सही है, नेक है। इस वजह से वो क्या होगा, सही आचरण माना जाएगा। ठीक है ना। तो वो नैतिक आचरण या सिला, ठीक वही है कि इरादा तय करेगा कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद क्या है, सही भाषण, सही कार्रवाई या सही आजीविका या सही प्रयास। ठीक। तीसरा क्या है, एकाग्रता या समाधि। ठीक है ना, एकाग्रता या समाधि। एकाग्रता या समाधि, इसमें ध्यान की बात करी गई है कि जैसे आप लोग पढ़ते होंगे सम्यक ध्यान, ये सारे इसी में आएंगे, इस सब में, इन्हीं तीन में आएंगे। 3 का 9 हो जाता है, वो आप लोग बाद में देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो फिलहाल में आप ये जानिए कि एकाग्रता यानी समाधि, इसका ध्यान सही माइंडफुलनेस और सही एकाग्रता रखने के लिए आत्म गतिविधि है। ठीक है ना। जब ज्ञान, नैतिकता और एकाग्रता जीवन का एक तरीका बन जाते हैं, व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे आइए, नेक्स्ट। अब है हमारा क्या, अष्टांगिक मार्ग। यही जो 3 हैं, ये किस में कन्वर्ट हो गए हैं, 8 में। हम 9 बोल दिए थे, 8 में। इन्हीं को क्या कह रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग कह रहे हैं। सही का मतलब क्या, सम्यक। कहा गया है ना, सम्यक ज्ञान या सम्यक विचार, सम्यक संकल्प, सम्यक भाषण, सम्यक आचरण या कार्यवाही, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक माइंडफुलनेस, यहां जो भी हिंदी में हो। ठीक है ना। और सही ध्यान या एकाग्रता, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। तो ओवरऑल ये अष्टांगिक मार्ग के बारे में आपको, ठीक है ना, लिखना है। एक्चुअल में पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग हमें जीवन या सामाजिक जीवन जीने में क्या प्रेरणा देता है। ठीक है ना, क्लियर। या हम अपने नैतिक जीवन में किस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो किस तरह से करते हैं भाई, यही, ठीक, कि जो भी किसी के लिए दृष्टिकोण रखना, सही या गलत। ठीक है ना। दूसरा क्या, आचरण। और तीसरा हमारा क्या, ध्यान। ठीक है ना। ये 3 चीजों से ही हम पूरा क्या किए हैं, अष्टांगिक मार्ग को फॉलो किए हैं। आगे आइए, अब दिया हुआ है 4 आर्य सत्य। ठीक है ना, 4 आर्य सत्य होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से, एक दुख का सत्य। दुख का सत्य, ठीक है ना, क्या है, हम कितना भी संघर्ष करें, हम परम सुख या संतुष्टि पाने में क्या है, असमर्थ हैं। कंप्लीट सैचुरेशन लेवल अगर हम चाह लें कि हमें कंप्लीट सैचुरेशन लेवल मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। दुख वह आम बंधन है जिसे हम साझा करते हैं, इसीलिए दुख ही हमारे अस्तित्व का वास्तविक सत्य है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, अतिरिक्त इच्छा। अतिरिक्त इच्छा में क्या हो गई, लालसा। ठीक है ना। अधिक इच्छाएं और वास्तविकता के बारे में अज्ञानता दुख का क्या है, कारण है। मतलब क्या है कि इस अतिरिक्त इच्छा पर विवेकानंद का भी कथन है, और किसका कथन है, महात्मा गांधी का भी कथन है। ठीक है ना, क्लियर। महात्मा गांधी का कथन ये है कि ऐसा है कि प्रकृति में संसाधन इतने अधिक हैं, ठीक है ना, जो हमारी आवश्यकता से भी अधिक हैं, लेकिन हमारी मतलब वो हमारी आवश्यकताओं की ही पूर्ति कर सकते हैं, हमारी लालसाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी जगह विवेकानंद का ये कथन है क्या, कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल है। ठीक है ना, मतलब लालच ही सभी दुखों का क्या है, मूल है। तो अगर कल को ये प्रश्न भी इस तरह से आता है कि किस तरह बौद्ध धर्म, ठीक, विवेकानंद और गांधी के थॉट्स से क्या करता है, मैच करता है, तो उसको जस्टिफाई करने को आए तो ये सब पॉइंट्स आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, सब एक दूसरे में ऐड करते हुए ही सोचना है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, दुख के अंत के बारे में सत्य। यदि इच्छा समाप्त हो जाती है तो केवल दुख बंद हो जाएगा। यह अवस्था जब भी
जब सभी इच्छाओं को जला दिया जाता है तो बौद्ध धर्म में इसे क्या कहा जाता है? निर्वाण। ठीक है ना, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। ठीक है ना, निर्वाण की प्राप्ति मतलब क्या? सभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, अब किसी की भी चाह नहीं रह गई। ठीक है ना, हम परम सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, वही हमारे क्या? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति को हम लोग बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है ना, निर्वाण प्राप्त करना। समझ में आया? ठीक। और महापरिनिर्वाण अलग है और निर्वाण क्या है? अलग है। अगर कहा जाए निर्वाण तो ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है ना, और महापरिनिर्वाण वो शरीर त्याग। ठीक है ना, क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे आते हैं। दुख को समाप्त करने का मार्ग। ठीक है ना, दुख को समाप्त करने का मार्ग। इस मार्ग को कौन सा मार्ग कहा गया है? अष्टांग मार्ग। क्या? कि भाई वही प्रज्ञा या बुद्धि, ध्यान, ठीक है ना, और जो भी चीज था क्या आपका आचरण, ठीक है ना, या शिला। आगे आते हैं। आगे यहां दिया हुआ है कि यह सांसारिक सुख और दुख पूर्ण तपस्या के बीच एक मध्य मार्ग पर जोड़ देता है, मतलब अष्टांग मार्ग। ठीक है ना। अब है पंकाशिला। पंकाशिला का मतलब होता है 5 परहेज। ठीक है ना, बौद्ध धर्म में 5 परहेज क्या क्या है? ठीक है ना, ये जान लीजिए भाई। 4 आर्य सत्य आप लोग जान लिए, अष्टांगिक मार्ग जान लिए, ठीक है ना, क्लियर। और फिर अब क्या है? 5 परहेज। पहला, कोई हत्या नहीं। दूसरा, कोई चोरी नहीं। तीसरा, कोई झूठ नहीं। कोई यौन दुराचार नहीं और कोई नशा नहीं। ठीक है ना, क्लियर। इतना आप याद रखे रहें। ये 5 क्या है? परहेज आपको करने हैं, ये बौद्ध धर्म के अनुसार। ठीक है ना, मतलब ये आपको ज्ञान प्राप्ति में और दुख से क्या रखेगा? दूर रखेगा। ठीक है ना, ये बौद्ध धर्म के अनुसार है। पहला क्या क्या है देख लीजिए खुद, कि पारस्परिक विश्वास और सम्मान के साथ सभ्य समुदायों में एक साथ रहने के लिए स्वेच्छा से 5 उपदेशों को अपनाने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। अगर आप किसी सभ्य समाज में रह रहे हैं तो इन 5 परहेजों को करना पड़ता है। 5 परहेज करने पड़ते हैं: हत्या, चोरी, झूठ, यौन दुराचार और नशा। इसका ग्रहण नहीं करना है, परहेज करना है। ठीक है ना, आगे आते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ, ठीक है ना, चीजें थी। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को जान लेना है किसके बारे में? कौटिल्य के बारे में। ठीक है ना, क्लियर। कौटिल्य धन का विज्ञान, ठीक है ना, धन का विज्ञान। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में धन के विज्ञान की व्याख्या की, जहां उन्होंने राष्ट्र की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की व्याख्या की है। ठीक है ना, क्लियर। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र। ठीक है ना, और अर्थशास्त्र पूर्णतया किस पर आधारित पुस्तक है? राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था नाम है, लेकिन ये ना कहिएगा कि वो, ठीक है ना, हमारा प्रॉपर्टी मतलब पूंजी तथा मुद्रा इस सब पर आधारित है, ऐसा नहीं है। किस पर आधारित है? राजनीति पर आधारित पुस्तक है। ये कई बार प्रश्न आया भी है आप लोगों के प्रीलिम्स में। ठीक, इसमें कुछ बात कही गई है शासन के बारे में, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक, राजा का सुख उसकी प्रजा के सुख में क्या है? निहित है। ठीक है ना, क्लियर। उनका ध्यान कल्याणकारी राज्य पर है, यानी वेलफेयर स्टेट पर। ठीक है ना, आज के परिदृश्य में हम लोग इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है ना, क्लियर। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो हमारे किसके लिए है? दैट क्रिएट आवर वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए। यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। ठीक है ना,
राजा की ईमानदारी, दक्षता और जवाबदेही के महत्व पर प्रकाश डालता है। पहले के समय में यही होता था कि अगर कोई राज भ्रष्ट है तो उसका उत्तरदायित्व तो किस पर आता था? राजा पर आता था। अगर लंका बदनाम थी तो किसके कारण थी? रावण के कुकर्मों के कारण थी। अगर अयोध्या प्रसिद्ध नगरी थी तो किसके कारण? राम या दशरथ के, ठीक है ना, उनके मतलब आदर्शों के कारण प्रचलित थी। ठीक है ना, क्लियर? तो जाहिर सी बात है कि यथा राजा तथा प्रजा, मतलब कहने का ये कि जैसा राजा वैसा, मतलब राज्य की पूरी, ठीक है ना, जवाबदेही राजा के ही कर्मों पर आधारित होती थी। ठीक है ना, क्लियर? आगे आ जाइए। राजर्षि अवधारणा, ठीक है ना, राजर्षि अवधारणा का मतलब क्या? कि राज ऋषि की अवधारणा, जो राज ऋषि होते थे। एक आदर्श नेता राजा और ऋषि का संयोजन है। ठीक है ना, ऋषि वो जो ज्ञान दे, सही रास्ता दिखाए। ठीक है ना, क्लियर? समझ में आया? आगे आइए। एक राजा की तरह वह गतिशील, सक्रिय और निर्णय लेने में क्षमता रखता हो। ठीक, साथ ही एक ऋषि की तरह बुद्धिमान होकर दुनिया के आध्यात्मिक और उच्च स्तर से जुड़ने में क्या हो? सक्षम होना चाहिए। दर्शन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसमें प्रकृति को आमंत्रित करने का गुण, आत्म संयम, आत्मा बुद्धि और अंतर्ज्ञान, उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना, कुल मिला करके क्या कि अध्यात्म और प्रकृति से उसका डायरेक्ट संपर्क होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर? निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, सक्रियता होनी चाहिए, ये होना चाहिए राजर्षि अवधारणा। ठीक है ना, और ये किसकी अवधारणा है? सब शासन की। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बाद आइए, उन्होंने वकालत की कि विज्ञान शक्ति का एक बड़ा स्रोत उन्होंने आगे माना कि शक्ति ही सामर्थ्य है, और यह सामर्थ्य है जो मन को बदलती है। ठीक है ना, क्लियर? मतलब इन्होंने शक्ति की अवधारणा को क्या माना है? मन बदलने की अवधारणा माना है। ठीक है ना, मतलब अगर आप में शक्ति निहित है तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले के मन पर प्रभाव डालने के लिए ये अवधारणा क्या है? पर्याप्त है। ठीक है ना, क्लियर? वही चीज कहा है कि शक्ति ही सामर्थ्य है, और यह सामर्थ्य है जो मन को क्या करती है? बदलती है। युद्ध जैसी स्थिति में कौटिल्य और मैकियावेली, मैकियावेली भी एक दार्शनिक थे, ठीक है ना, क्लियर, दोनों एक ही तर्क साझा करते हैं। जब आप डिफेंस, अगर किसी ने पढ़ा होगा, जैसे डिफेंस किसी का है, ठीक, हाँ, तो मैकियावेली का सिद्धांत उसमें आता होगा। ठीक है ना, क्लियर? तो मैकियावेली का सिद्धांत जो है उसमें है डिफेंस। पहले यूपीपीसीएस में एक पेपर भी हुआ करता था ऑप्शनल में, तो उसमें मैकियावेली सेकंड पेपर में पूछा जाता था। जितने भी आपके डिफेंस के फिलोसफर्स थे या उस तरह के, उनकी नीतियां थी, पॉलिसीज थी, वो सब पूछे जाती थी। जैसे छापामारी युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, मैकियावेली का सिद्धांत, ठीक है ना, तो दुनिया भर का पूछा जाता था इस सब में। ठीक, चलिए आगे आइए। युद्ध जैसी स्थिति में कौटिल्य और मैकियावेली दोनों ही एक ही तर्क साझा करते हैं। दोनों प्रचार करते हैं कि एक राजा को युद्ध के विज्ञान में निकटता से शामिल होना चाहिए। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि शक्ति जिसमें निहित है, ठीक है ना, वही हृदय परिवर्तन का साधन बनता है। मानते हैं कि नहीं? ठीक, आगे आइए। दिया हुआ है खुला युद्ध, राज्यों के बीच लड़ा गया युद्ध, ये खुला युद्ध हो गया। छिपा हुआ युद्ध जैसे गुरिल्ला युद्ध, इसको छापामार युद्ध भी कहते थे, शिवाजी ने चलाई थी, आपने देखा होगा। ठीक है ना, गुरिल्ला युद्ध के लिए फेमस कौन थे? शिवाजी। ठीक है ना, क्लियर? मौन युद्ध, यह राज्य के अंदर ही लगातार लड़ा जाता है ताकि राजा की शक्ति कम न हो। ठीक है ना, क्लियर? राज्य के अंदर ही लगातार लड़ा जाता है, मौन होकर के, एकदम शांत होकर के। ठीक है ना, राजा के विरोध में जो जा रहे लोग होते हैं उनको क्या करना? धीरे धीरे
चुपचाप समाप्त करना। होता है ना, पिक्चर में देखे होंगे कूटनीति, ठीक है ना, क्लियर, वही चीज है ये मौन युद्ध। ठीक, क्लियर। कहा भी गया है कि युद्ध जो है सबसे पहले कहां लड़ा जाता है? मन में लड़ा जाता है, और उसके बाद जो है रण क्षेत्र में लड़ा जाता है। ठीक है ना, क्लियर। जिसमें ये काबिलियत आ गई वो युद्ध आधा जीत गया। ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि युद्ध आप डायरेक्टली तो चले नहीं जाओगे, तो पहले कहां लड़ते हैं? मस्तिष्क में लड़ते हैं कि भाई कैसे लड़ना है, क्या लड़ना है, किस तरीके से हम अरेंज करेंगे, क्या करेंगे, ठीक, और किस तरह से हराएंगे। तो युद्ध पहले मन में लड़ा जाता है और उसके बाद रण क्षेत्र में। ठीक है ना, क्लियर। आगे है, उन्होंने कहा कि एक सरकार में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है क्योंकि स्वार्थी होना मानव स्वभाव है और भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा। ठीक है ना, क्लियर। और भ्रष्टाचार तो होता ही रहता है, हर जगह है। ठीक है ना, क्लियर। आपने देखा कई राजाओं ने या कई शासकों ने, ठीक है ना, भ्रष्टाचार का सहारा लिया और क्या किया? जीत लिया। ठीक है ना, क्लियर। अगर आप ये समझें, जैसे कि आप उसमें ही देख लें फिरोज शाह तुगलक के समय में, ठीक है ना, उसमें भी भ्रष्टाचार व्याप्त था। ठीक है ना, भ्रष्टाचार अंत में उसकी सेना जो है क्या हो गई? समाप्त हो गई लगभग। ठीक है ना, क्लियर। उसमें क्या था? उसमें आपने देखा होगा कि फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे। ठीक है ना, क्लियर। उसने क्या कर दिया? सेना को वंशानुगत कर दिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी, सेना को वंशानुगत करना। सेना को जब वंशानुगत कर दिया तो वंशानुगत का मतलब क्या कि भाई आप लड़ रहे हो, आपके बाद आपका पुत्र लड़ेगा, पुत्र के बाद पोता लड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर। जनरेशंस टू जनरेशंस आप क्या होते जाओगे? आपको नौकरी मिलती जाएगी, मतलब ये होगा। दूसरा चीज उसने ये कर दिया कि ऐसा है कि कोई भी किसी के स्थान पर आकर के क्या कर सकता है? लड़ सकता है, मतलब वो रिक्तता नहीं रहेगी। ठीक है ना, जैसे सबके पास गुलाम थे, ठीक, तो लोग अपने न लड़ करके किसको भेज दिया करते थे? जाओ भाई तुम मेरी जगह लड़ाओ, जाओ तुम मेरी जगह लड़ाओ, आज मैं अस्वस्थ हूं। तो ये भ्रष्टाचार का क्या है? सूचक है। ठीक है ना, भ्रष्टाचार का क्या है? सूचक है। ये विसंगतियां आ गई, और सेना में जहां विसंगतियां आई उन जगह क्या हो जाता है? ठीक है ना, खुद उसने ही अपने ही सैनिक को, ठीक है ना, कुछ दे करके दरवाजा खुलवाया था। ठीक है ना, क्लियर। भ्रष्टाचार का पहला उदाहरण, एक बार प्रश्न भी आया हुआ है यूपीपीएससी में कि भ्रष्टाचार का प्रथम उदाहरण, ठीक है ना, कहां मिलता है? दिल्ली सल्तनत के किस शासक में मिलता है? तो कौन से? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना, क्लियर। तो चीजें हैं, ठीक। तो वही सब चीजें हैं कि भ्रष्टाचार तो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि भाई स्वार्थी होना क्या है? मानव स्वभाव है। ठीक है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बस उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हमारी सेना सुचारू रूप से अपने कर्तव्य का पालन कर सके। ये ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, नेक्स्ट। अब दिया है तिरुवल्लुवर। ठीक है ना, तिरुवल्लुवर। ठीक है ना, तिरुवल्लुवर। तिरुवल्लुवर पे थोड़ी चीजें आती हैं। तिरुवल्लुवर को अभी छोड़ ही दीजिए, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ठीक है ना, लेकिन हाँ एक नजर देख लेते हैं कि जैसे सच्चाई, यहां तक कि एक झूठ को भी सच माना जा सकता है यदि वह झूठ हानि रहित और निर्विवाद लाभ लाता है। ठीक, बात वही आई जो बौद्ध धर्म में कहा गया था। इरादा देखा जा रहा था। क्या देखा जा रहा था? इरादा देखा जा रहा था कि उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसके पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है ना, आप ये देख लीजिए, ये उस नियम को दर्शाता है जहां हम लोग रिजल्ट देखते हैं, नियम नहीं देखते हैं। ठीक है ना, हमें सत्य बोलना है, हमें झूठ बोलना है। सत्य बोलना
अच्छा माना जाता है, झूठ बोलना गलत माना जाता है। ये आपका क्या दिखा? ये आपका नियमवाद दिखा, नियमवादी अवधारणा है, ठीक है ना, क्लियर। और परिणामवाद क्या था? भाई हमने झूठ बोला, लेकिन समाज का उस झूठ से क्या हुआ? कल्याण हुआ। तो ये क्या है? ये उद्देश्यवाद है, ठीक है ना। तो ये लोग किस पे हैं? परिणामवाद पर हैं, उद्देश्यवाद पर है। इनका उद्देश्य क्या है? सही है, ठीक है ना, क्लियर। आइए, ईश्वर और धर्म, ठीक, भले ही भगवान और भाग्य इसे नहीं चाहते हैं, ठीक, किसको? ईश्वर और धर्म भले ही भगवान और भाग्य इसे नहीं चाहते हैं, फिर भी आपके सच्चे प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। फिर भी आपके सच्चे प्रयास करेंगे। मतलब ये है कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, भगवान साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं? प्रयास किए जा रहे हैं। किसके लिए? अच्छाई के लिए, ठीक है ना, ये बात है। तीसरा है सही भाषण। यहां तक कि आग जलना भी आसानी से ठीक हो जाएगा, लेकिन ढीले शब्दों से जलना कभी नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है? वाक्य जो बोली होती है, मतलब यह है कि आप अपनी वाणी से कुशल रहें, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि भाई जलना जो है वो बर्नौल से तो ठीक हो जाएगा, लेकिन किसी ने शब्द भेदी बाण चला दिया तो क्या बर्नौल लगाएंगे? वो ठीक कर पाएगा? नहीं, वो तो स्थितियां बिगाड़ देगा, ठीक है ना, क्लियर। भाई जो महाभारत करा सकता है, शब्द भेदी बाण ही तो था, ठीक, जिसने क्या कर दिया? महाभारत करवा दिया, ठीक। अगर वाक्यों पे लोग अंकुश रखते, अपनी वाणी पर अंकुश रखते, आज पार्टियों के बीच में मतभेद क्यों चल रहे हैं? सब शब्द भेदी बाण छोड़ रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तो ये क्या है? मतभेद है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए। राष्ट्र राज्य, एक राष्ट्र को 5 प्रमुख तत्वों पर काम करना चाहिए। स्वास्थ्य पर, ठीक, अर्थव्यवस्था पर, रक्षा पर, फसल पर और खुशी पर, ठीक है ना, क्लियर। किस पर काम करना चाहिए? एक, स्वास्थ्य पर काम करना चाहिए कि आप अच्छे स्वास्थ्य में रहें, ठीक है ना। दूसरा क्या? अर्थव्यवस्था पर। तीसरा रक्षा, भाई हमें अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए। सभी लोग क्या रहें? कुशल रहें, स्वस्थ रहें, अर्थव्यवस्था से भी मजबूत रहें, ठीक है ना, सुरक्षित रहें, हमारे यहां अच्छी फसल हो, एग्रीकल्चर अच्छी हो और सभी लोग क्या हो? खुश हो, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे देख लेते हैं। तिरुवल्लुवर का आवेदन, तिरुवल्लुवर का दर्शन लोगों, समुदायों और राष्ट्र राज्यों के बीच बदला और प्रतिशोध की आधुनिक खोज के लिए मार्गदर्शक प्रकाश बन जाता है। नास्तिक को अधिक सफलता, ठीक है ना, नास्तिक को अधिक सफलता मिलने, लोगों को उनकी अज्ञानता के लिए माफ करने की गांधी जी की क्षमता और बुद्ध के अष्टांग मार्ग जैसे उदाहरण तिरुवल्लुवर की नीति पर खड़े हैं, ठीक है ना, क्लियर। आइए आगे देख लेते हैं विवेकानंद पर, ठीक है ना। विवेकानंद इंपॉर्टेंट है, तिरुवल्लुवर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन फिर भी एक दो सिद्धांत याद किए रहिएगा, देखे रहिएगा, क्या पता एग्जामिनर का मूड होता है, ठीक है ना, क्लियर। आइए स्वामी विवेकानंद को देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या है भाई? ये स्वामी विवेकानंद, इसमें दिया है तर्कवाद, ठीक है ना, तर्क यानी लॉजिक्स वो करना, ठीक। तर्कवाद, वह भारत में तर्कवादी आंदोलन के अग्रणी और वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। पहला तो क्या? तर्कवाद और वेदांत दर्शन। फिर आइए,
उन्होंने सुखी जीवन के लिए पश्चिमी और भारतीय दर्शन के सम्मिलन की इच्छा व्यक्त की थी। जाहिर सी बात है कि पश्चिमी देशों में भी हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार विवेकानंद ने किया था, ठीक है ना। जो भारतीय दर्शन था उसको पश्चिमी देशों तक पहुंचाने की भी चेष्टा उन्होंने की, ठीक है ना। आपने देखा था 1893 में, ठीक है ना, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन, ठीक है ना। सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893। कहां हुआ? शिकागो में, ठीक है ना। जब वो स्टेज पे पहुंचे तो उनका पहला ही जो संबोधन था, उस संबोधन में उन्होंने पहला जो वाक्य बोला वो बोला क्या? मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है ना। ये जो है ये भारतीय दर्शन को उन्होंने वहां क्या किया? प्रचारित किया। वहां बताया संबोधन की हमारा संबोधन कैसा है, ठीक है ना। हम भाईचारे पे क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं, ठीक है ना। क्लियर? तो ये उनका जो था दर्शन, वेदांत दर्शन के अनुयायी थे। उन्होंने सुखी जीवन के लिए पश्चिमी और भारतीय दर्शन के सम्मिलन की इच्छा व्यक्त की। आगे आइए, शिक्षा, लोगों को जागृत करने के लिए रामकृष्ण मिशन, ठीक है ना, रामकृष्ण मिशन उन्होंने चलाया। बाद में, ठीक है ना, रामकृष्ण मठ की स्थापना की, ठीक है ना। उन्होंने अंध आध्यात्मिक मान्यताओं की निंदा की और धर्म में तर्क संगतता की खोज की, ठीक है ना। मतलब धर्म में लॉजिक्स होना चाहिए, ठीक है ना, रूढ़िवादिता नहीं होना चाहिए, ऑर्थोडॉक्स नेचर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, भाईचारा। भाईचारा का मतलब क्या? विश्व धर्म संसद सम्मेलन में अपने प्रतिष्ठित भाषण के माध्यम से उन्होंने भारत के लोगों और दुनिया के लोगों में भाईचारा क्या किया? विकसित किया, ठीक है ना। क्लियर? तो अभी देखिए भाईचारा, वही भाषण जो उन्होंने शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में दिया था, ठीक है ना। तो संबोधन जो था वो भाईचारा का ही प्रतीक था कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है ना। क्लियर? फिर दिया है अनुप्रयोग, ठीक है ना। अनुप्रयोग, जैसे भाईचारे पर उनके विचार आज भी अधिक प्रासंगिक हैं, ठीक है ना। आज भी क्या है? अधिक प्रासंगिक हैं, क्योंकि दुनिया एक वैश्विक गांव बन गई है। लोग नस्लीय और सांप्रदायिक संघर्षों के कारण करीब आ गए हैं, ठीक है ना। क्लियर? जैसे कि हाल में ही फ्रांस में चार्ली हेब्दो मामले और संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड मामले में देखा गया है, ठीक है ना। चार्ली हेब्दो मामला जान रहे हैं क्या है? चार्ली हेब्दो मामला बता रहे हैं आपको। जैसे क्या था कि ये फ्रांस में चार्ली हेब्दो एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है ना, एक कार्टूनिस्ट थे। जैसे पेपर में कार्टूनिस्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने इस्लाम पे कुछ उन्होंने टिप्पणी की थी कार्टून बना करके, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये किसी धर्म विशेष पर क्या था? टिप्पणी थी, और ये कहीं भी आलोचनात्मक हो सकता है, ठीक है ना। कोई भी इसे क्या करेगा? इसे स्वीकार नहीं करेगा, ठीक है ना। इसको ब्लैस्फेमी के अंतर्गत देखा जाता है। ब्लैस्फेमी का मतलब होता है ईश निंदा। क्या कहा जाता है? ईश निंदा। एक टर्म दिया गया है ब्लैस्फेमी, ठीक है ना। ईश निंदा। ईश निंदा मतलब कई लोग भारत में भी देवी देवताओं की आप देखते होंगे सोशल मीडिया और उस पर निंदा करते रहते हैं। भाई किसी धर्म विशेष पे भी करते रहते हैं, कभी बौद्ध पे छीटाकसी, तो कभी जैन पे छीटाकसी, तो कभी इस्लाम पे छीटाकसी, ठीक। तो ये जो है सबकी अपनी मान्यताएं हैं, और हर किसी को ये सोचना चाहिए, हर किसी का ये तर्क होना चाहिए कि हम भाईचारा तभी निभा सकते हैं जब हम क्या? सांप्रदायिक ना होकर के धर्म निरपेक्ष बने, ठीक है ना। तो चार्ली हेब्दो के इस कर्म के वजह से फ्रांस में क्या हुए? कुछ हमले हुए, ठीक है ना। क्लियर? इसी तरह जॉन फ्लॉयड का भी मामला था, ठीक है ना। वहां भी क्या हुआ? वहां भी हमलों का ही कुछ देखा गया। तो ओवरऑल ये सब घटनाएं ये दिखाता है, किसको दिखाता है? जो सांप्रदायिक संघर्ष हैं और नस्लीय संघर्ष हैं, ठीक है ना। क्लियर?
तो इन चीजों का अनुप्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, इन चीजों का अनुप्रयोग हो रहा है। अगर आप सांप्रदायिकता फैला रहे हो तो जाहिर सी बात है कि उसके परिणाम भी क्या होंगे, दुखद ही होंगे आपके सामने, ठीक है ना। आप क्या रहो भाई, बौद्ध धर्म में कहा गया है मध्यम मार्गी बनिए, ठीक है ना, मध्यम मार्गी बनिए। अरस्तु का गोल्डन मीन है, उसमें मध्यम मार्ग के बारे में समझाया गया है, ठीक है ना। पूछा भी गया है, आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का मध्यम मार्ग निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है, तो अरस्तु के गोल्डन मीन से, अरस्तु के गोल्डन मीन से। गोल्डन मीन उसकी पुस्तक है अरस्तु की, जिसमें मध्यम मार्ग के बारे में बताया गया है, ठीक है ना ज्यादा इधर ना ज्यादा उधर, बिल्कुल मध्यम मार्ग, ठीक है ना, क्लियर। मतलब सबको साथ लेकर के चलें, मध्यम मार्ग पे चलें, ठीक है ना ज्यादा किसी की ओर झुकाव, ना ज्यादा किसी से द्वेष, बिल्कुल मध्यम मार्ग पे चलिए। आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। और यही एक सिविल सेवक को भी क्या होता है, जनता और सरकार के बीच में क्या मध्यस्थ का काम करता है। और कैसे, मध्यम मार्गी रास्ता अपनाते हुए। यह भी नहीं कि समाज को ही डायरेक्ट हम मना कर दिए ना, आप रहने ही नहीं पाओगे, ठीक। और यह भी नहीं कि हमने सरकार को डायरेक्ट मना कर दिया, भैया हमसे नहीं हो पा रहा है। भाई आप उसी लिए अपॉइंट हुए हो, यू आर जस्ट अपॉइंटेड फॉर दैट, और आप फिर टाल मटोल कर रहे हो, तो काहे कि आप सिविल सर्वेंट, ठीक है ना। तो गोल्डन मीन याद कीजिए अरस्तु का, और मध्यम मार्गी पे चल दीजिए, गौतम बुद्ध को याद कीजिए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो वही चीज है। तो इन चीजों का स्वामी विवेकानंद ने, ठीक है ना, पुरजोर लगाया किस पे, एक तर्कवाद पर, ठीक है ना, लॉजिक्स पर, शिक्षा पर, एजुकेशन पर, भाईचारा, ठीक है ना, और अनुप्रयोग, जो हमारा अनुप्रयोग किस पर, नस्ली और सांप्रदायिक संघर्षों पर, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए, आगे हैं हमारे कौन, एम.के. गांधी जी, ठीक, क्लियर। एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक। महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं, ठीक है ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है, और ये ध्यान में रखिएगा, एथिक्स में एक प्रश्न जरूर महात्मा गांधी से आता है, कभी कभी दो, ठीक है ना। जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने पढ़ाया, एक क्वेश्चन या कभी कभी दो, ठीक है ना, क्लियर। तो कहीं ना कहीं आपको भेंट वार्ता इस टॉपिक से होती है। कभी विवेकानंद भी छाए रहते हैं, ठीक है ना, ये दो लोग तो बहुत ज्यादा छाए रहते हैं, और कभी कभी एपीजे कलाम, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। ये 3-4 लोग हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गीता, ठीक, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जो छाए ही रहते हैं कि कभी ना कभी, भाई गीता का निष्काम कर्म का सिद्धांत बताइए, गांधी जी के 7 पाप बताइए, ठीक है ना, क्लियर। 11 उपदेशों के बारे में, 11 व्रतों के बारे में बताइए, कैसे कैसे क्या है, किस तरीके, सारी चीजें वो आपको बतानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और उससे क्या समाज पर इफेक्ट पड़ रहा है, उदाहरण देकर के उन चीजों को बताना है, ठीक है ना, क्लियर। आते हैं, शुरू कीजिए। शक्ति 2 प्रकार की होती है, प्रेम पर आधारित शक्ति दंड के भय पर आधारित शक्ति की तुलना में अधिक प्रभावी और अस्थायी होती है, ठीक है ना, क्लियर। ये आप लोग जान भी रहे हैं। प्रेम पर आधारित जो शक्ति होगी वो दंड के भय पर आधारित शक्ति की तुलना में क्या होती है, अधिक प्रभावी होती है, ठीक है ना, क्लियर। प्रेम और सहिष्णुता में शांति और उथल पुथल के बीच संघर्षों को हल करने और शांति लाने की क्षमता होती है। दुश्मनों के साथ रचनात्मक बातचीत शांतिपूर्ण समाधान का कारण बन सकती है, क्योंकि हर युद्ध अंततः शांति समझौते के साथ समाप्त होता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे वाकई ये बात सही है, शक्ति क्या है, 2 प्रकार की है। एक क्या है, एक है प्रेम की शक्ति, और एक है क्या, एक है भय की शक्ति, ठीक है ना, भय की शक्ति, ठीक। इसको कहा जाता है इस तरह से भयादोहन,
एक शब्द होता है भया दोहन, ये डिफेंस पढ़ती है, डिफेंस में जानती होगी भया दोहन। भया दोहन वो टर्म है जो हम लोग डिफेंस में यूज करते हैं। क्या भया दोहन, ये जानिए, भय से दोहन कर लेना, ठीक है ना, अगले को, मतलब कुछ किए बगैर केवल भय व्याप्त किया और काम निकाल लिया। जैसे आप चौराहे पे रोज खड़े होते हो, ठीक है ना, और ऐसे ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हो जो समाज में थोड़े बलिष्ठ प्रकार के हैं, ठीक, तो ऑटोमेटिक आप इन पर भया दोहन कर सकते हो। आप इनके पास पहुंचे, कहे देखा भाई तुम आजकल अच्छा नोट्स बना रहे हो, अगर नोट्स तुम्हारी हमारे तक नहीं पहुंचेगी तो हमारा उठना बैठना तो तुम देख ही रहे हो। इसे क्या कहे, भया दोहन। एक देश दूसरे देश पर भया दोहन कर रहा है। जैसे इस समय भया दोहन में दो शक्तियां मौजूद हैं, एक रशिया और एक अमेरिका, ठीक है ना, दो विश्व शक्तियां मौजूद हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर से मजबूत, ठीक है ना, क्लियर, शक्तिशाली। फाइनली क्या होगा, चाइना को आप लगातार देख रहे हैं, आप लोग आए दिन न्यूज में देखते हैं, क्या इस देश ने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। अरे कर सकता था, बताने की क्या जरूरत थी, फैलाने की क्या जरूरत थी, भय व्याप्त करना, भय व्याप्त करना। न्यूक्लियर परीक्षण किया, ठीक, बताने की क्या जरूरत थी, भय व्याप्त करना। ये भय व्याप्त कर रहा है, क्या कर रहा है, भय व्याप्त कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। आपको इनको हड़काना है, आप गए इनके बगल वाले पड़ोसी को दो चार लगा के चले आए, इनके में ऑटोमेटिक भय आ गया। ये क्या है, भया दोहन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, भया दोहन। मतलब ऐसी क्रियाएं जो एक किसी के कर्म से दूसरे पे भय व्याप्त कर दे। आज देश एक दूसरे के ऊपर वही कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका अंत क्या हो रहा है, विनाश। भाई आज आप देख रहे हैं कि परमाणु परीक्षण, नाभिकीय परीक्षण, जितने भी इस तरह के परीक्षण हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी धरा को, पर्यावरण को, हर चीज को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, ठीक। अंततोगत्वा दो देशों में युद्ध हुआ, दो देशों में जो युद्ध होता है उसके बाद कई प्रभाव पड़ते हैं, या तो तीसरा मध्यस्थता करके लाभ कमाता है, या तो अंततोगत्वा उनको क्या करना पड़ता है, सुलह ही करनी पड़ती है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ठीक, अंत में सुलह ही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन यही मार्ग अगर प्रेम का पहले दोनों लोग दिखा देते तो क्या जो विनाश हुआ वो होने पाता नहीं है। तो वही चीज इसमें यह कहा है कि प्रेम जो है, प्रेम आधारित भय दंड आधारित भय से क्या है, ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक। अभी आपने देखा यूक्रेन और रशिया मसले में यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं, लेकिन अमेरिका के साथ उसने डील कर ली, मिनरल डील। जो रशिया चाहता था वो अमेरिका ले गया, ले गया कि नहीं ले गया। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां दो बिल्लियों की झगड़े में तीसरे का फायदा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, ठीक। और यही दोनों लोग आपस में सुलह से समझ करके अगर रह लेते और एक दूसरे पे शक्ति प्रदर्शन ना करते, नहीं भाई हम तो, और वो भी नहीं झुके ये भी नहीं झुके, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें हैं। आगे आइए, तो वही है रचनात्मक बातचीत शांतिपूर्ण समाधान का कारण बन सकती है, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि हर युद्ध अंततः शांति समझौते के साथ समाप्त हो जाता है। अगला है सिविल सेवकों के लिए समाज की सेवा करते समय उच्च सहिष्णुता सूचकांक होना चाहिए, ठीक है ना, जाहिर सी बात है।
सहिष्णुता ज्यादा होनी चाहिए, टॉलरेंस, ठीक है ना, क्लियर। भाई अगर हम लोग सहिष्णु नहीं हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ भी सह सकोगे नहीं, ठीक है ना, क्लियर, टॉलरेट नहीं कर पाओगे। यह निर्णय लेने में समावेशीकरण और निष्पक्षता और तटस्थता, ठीक है ना, जैसे सिद्धांतों का क्या करता है, प्रयोग करता है, सहिष्णुता, ठीक है ना। आगे आइए, आगे जैसे है LGBTQ समुदाय, ठीक है ना, मतलब ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, LGBTQ समुदाय कहा जाता है, के लिए स्वीकृति उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार करके विकास की मुख्य धारा में लाने की ओर ले जाती है, ठीक है ना। मतलब अगर इस समूह, जब ये समूह एग्जिस्ट कर ही रहा है समाज में, तो हम क्या उसको अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। उनको क्या करना है, उनको समाज की मुख्य धारा में लाकर विकास योजनाओं से जोड़कर समाज और उनका दोनों लोगों का क्या करना है, विकास करना है, ठीक, वही है ये चीज, ठीक है ना। तो मतलब क्या, हमें सहिष्णु होना पड़ेगा, और सहिष्णु होने के लिए हमें क्या चाहिए, समावेशीकरण, इंक्लूसिव नेचर, ठीक है ना, इंक्लूसिव नेचर, निष्पक्षता होनी चाहिए और तटस्थता होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, एक आंख केवल पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, ठीक है ना। जैसे जिद्दीपन ने अक्सर पूरे इतिहास में मानव संघर्षों को बढ़ावा दिया है, लेकिन एक बेहतर भविष्य हमारे विरोधियों को समझने, कूटनीति का पालन करने और विवादों को हल करने के लिए करुणा दिखाने की हमारी क्षमता में निहित है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब क्या है, मतलब यह है कि किसी भी संघर्ष के लिए करुणा का होना बहुत आवश्यक है। अगर किसी भी संघर्ष में आप करुणामयी होकर के सोचेंगे तो संघर्ष अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। अगला ये, हमें वह परिवर्तन बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, ठीक है ना। आप अगर हमसे ये चाहते हो कि हम आपसे कोई भी चीज मत छुपाएं, ना छुपाएं, तो आप भी किसी और से झूठ नहीं बोलोगे, ये भी तो आप में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप में ये है कि सब लोग आपसे क्या करें, मतलब आपकी हेल्प करें, तो समय आने पर दूसरों को आपसे भी अपेक्षा होगी कि आप भी उसकी सहायता करें, करें कि ना करें, ठीक। तो वही चीज है कि हमें वह परिवर्तन बनना चाहिए, ठीक, जो हम दुनिया में क्या देखना चाहते हैं। तो ये 2-3 फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को आप लोग जानिएगा, ठीक है ना। इनकी पहली शिक्षा क्या थी, प्रेम 2 प्रकार के, पहला क्या कि प्रेम जो है भय की शक्ति से ज्यादा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। दूसरा क्या, सिविल सेवकों के लिए हमेशा क्या होता है, उच्च सहिष्णुता सूचकांक होना चाहिए, जिसके लिए हमें समावेशीकरण, निष्पक्षता और तटस्थता का भाव होना चाहिए। तीसरा हमारा दिया हुआ है क्या कि एक आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी, मतलब करुणा का भाव हमें किसी भी संघर्ष के लिए क्या होना चाहिए, तैयार रखना चाहिए, करुणा का भाव। चौथा जो है, हमें वह परिवर्तन बनना चाहिए जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, क्लियर। जिससे आप देख ही सकते हैं भाई, गांधी जी ने पूरा वही चीज किया, ठीक है ना, संघर्ष किस मार्ग पर, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर, ठीक है ना। तो कभी भी उन्होंने हिंसा नहीं की, ठीक है ना, जहां हिंसा देखा उस जगह क्या कर दिया, उस आंदोलन को ही खत्म कर दिया। जैसे कि आपने असहयोग आंदोलन देखा था, असहयोग आंदोलन में क्या था कि जहां हिंसा हुई, चौरी चौरा, ठीक है ना, क्लियर, तो चौरी चौरा कांड हुआ जहां, ठीक, उन्होंने क्या कर दिया, तुरंत ही उसको बंद कर दिया, ठीक है ना, क्लियर, हिंसा का प्रमाण था वो, ठीक है ना, कि 21 लोगों को जेल में क्या कर दिया गया, जला दिया गया, ठीक। तो फाइनली ये क्या था, हिंसा थी, और वो अहिंसा के पुजारी थे, फाइनली उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उस पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए,
अब है न्यासिता। धनी लोगों को ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए जो लोगों के कल्याण की देखभाल करता है। ठीक, ट्रस्टीशिप का विचार यह स्पष्ट करता है कि वह धन और संसाधन, चाहे इनका मालिक कोई भी हो, समाज और उसके पूरे लोगों की बेहतरी में मदद करना चाहिए। मतलब ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये है, सिद्धांत उन्होंने ये बनाया कि भाई संसाधन के मालिक भले हम हैं, लेकिन अगर औरों को उस चीज की नीड है और हमसे अगर ये पूरित हो सकता है, ठीक है ना, और हमारे उपयोग के बाहर है, तो हम निस्वार्थ भाव से उनको क्या कर रहे हैं, वो दे दें। ठीक है ना, क्लियर, उनकी मदद करें। यह उन लोगों पर ऐसा करने की जिम्मेदारी डालता है जिनके पास क्या है, धन है। ठीक है ना भाई, आपके पास धन है, आपके पास संसाधन है, ठीक है ना, आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही है, लेकिन जिसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन संसाधनों को आपको क्या करना चाहिए, वितरित करना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। यह उनके अहिंसा के दर्शन का प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है, अर्थात धनी लोगों को बाहरी दबाव से, बिना किसी दबाव के इसे अपने हिसाब से करना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर। यह विचार मानव स्वभाव में विश्वास रखता है, ठीक है ना, और अंततः लोग सही काम करेंगे, यही उन पर भरोसा करते हैं। ठीक, समतावादी समाज के निर्माण के लिए इस दृष्टिकोण की प्रभावशीलता पर बहुत संदेह है, लेकिन लंबी अवधि में जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी वास्तविकता में यह दृष्टिकोण सबसे अस्थायी रूप से प्रभावी होगा। मतलब समतावादी समाज के निर्माण में अगर यह दृष्टिकोण देखा जाए, ट्रस्टीशिप, तो वो उतना कारगर नहीं है, लेकिन जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, उस समाज के लिए वो क्या है, बहुत आवश्यक चीज है। कि मतलब कोई भी धनवान व्यक्ति जिसे प्राकृतिक रूप से सारे संसाधन उपलब्ध हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और इतनी चीजें हैं, उसके पास संसाधन है कि वो औरों की भी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है, उसका घाटा भी उसमें नहीं है, तो भी अगर वो नहीं कर रहा है तो ये गलत है। ठीक है ना, उसे क्या करना चाहिए, उसे दूसरों के लिए भी क्या करना चाहिए, वितरित करना चाहिए। ठीक है ना, यही ट्रस्टीशिप है। अब दिया है ट्रस्टीशिप के विचार की प्रासंगिकता। प्रचलित असमानता, मतलब ऑक्सफैम की रिपोर्ट है इनइक्वालिटी किल्स, जारी की गई थी। ठीक, रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर भारत में कोविड महामारी से खराब आय विभाजन की ओर इशारा किया गया था। असमानता हर 4 सेकंड में कम से कम एक व्यक्ति की मौत में योगदान देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कहीं भी एग्जाम में आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, क्या ऑक्सफैम की रिपोर्ट, उस ऑक्सफैम की रिपोर्ट में क्या कहा गया, इनइक्वालिटी किल्स। ठीक है ना, असमानता मार रही है। ये जो ऊंच नीच का भेद है वो क्या कर रही है, मार दे रही है। जैसे कोविड में जिनके पास संसाधन हैं और जिनके पास संसाधन नहीं है, ठीक है ना, तो जिनके पास हैं उनको नहीं को क्या करना चाहिए, वितरित करना चाहिए समस्या की घड़ी में। ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियों में। ठीक है ना, यही ट्रस्टीशिप कहा जाता है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, अपमानजनक पर्यावरण। अपमानजनक पर्यावरण का मतलब क्या, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वैश्विक जलवायु को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और विभिन्न विनाशकारी आपदाओं और बीमारियों का कारण बन रहा है। जाहिर सी बात है, हम पर्यावरण का क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। ठीक है ना, इसी पे गांधी जी ने यह कहा था कि हमारे पास संसाधन इतने मौजूद हैं कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, हम पर्यावरण का अपमान ही तो कर रहे हैं। ठीक है ना, संसाधन हमारे पास अवेलेबल हैं, पर्याप्त हैं, जिससे हम सुखी रह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारी चाह ने, हमारी लालसा ने इस पर्यावरण को एक विकृत स्वरूप दे दिया है। ठीक है ना, क्लियर, वही चीज कहा है। फिर है प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। ठीक है ना,
जैसे खनिज तेल, गैस, कोयला गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। सामग्री और ऊर्जा स्रोतों के रूप में उनके उपयोग से पृथ्वी के भंडार में क्या आ रही है? कमी आ रही है। हम लोग खनाई कर रहे हैं, दुनिया भर का कोयला निकाल रहे हैं, क्रूड ऑयल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये क्या है? गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब परंपरागत सोर्स है, ठीक है ना, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और कहीं ना कहीं ये सीमित मात्रा में हमारे यहां है, और इसके लिए हम लोग प्रकृति का क्या कर रहे हैं? दोहन कर रहे हैं, ठीक है ना, संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। हम इसकी जगह नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना, उस पर ज्यादा अमल करने की आज के परिवेश में आवश्यकता है, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा को अपनाने की बात कही जा रही है, ठीक है ना, धारणीय विकास या सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हम अपना उपयोग तो कर सकें, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए भी उपयोग करने को कुछ रख सकें, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज है। आगे आइए, ट्रस्टीशिप मतलब ये था क्या? प्रासंगिकता। पहला क्या? प्रचलित असमानता, अपमानजनक पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, ठीक है ना, क्लियर। अब उसके बाद है ट्रस्टीशिप 21वीं शताब्दी यानी 21वीं सदी की विभिन्न चुनौतियों के लिए समाधान प्रदान करता है। कौन कौन भाई? टिकाऊ खपत, अभी आपसे बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना, तो यहां क्या है? सस्टेनेबल कंजम्पशन, खपत, खपत यानी कंजम्पशन, ठीक है ना, क्लियर, मतलब दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना जरूरत के लिए पर्याप्त उपयोग करना, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, श्रम की गरिमा, ठीक है ना, श्रम की गरिमा का मतलब क्या? सभ्य न्यूनतम जीवन मजदूरी और मानवीय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है कि इसका एग्जाम्पल हम लोग मनरेगा में देख रहे हैं, ठीक है ना, कि सबको एक निश्चित मजदूरी तय कर दी गई है और एक निश्चित दिवस भी क्या कर दिए गए हैं? तय कर दिए गए हैं। वहां वो समान रूप से क्या होगा? वितरित होगा। अगर किसी राज्य में 120 दिन निर्धारित है तो 120 वो सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी को 65 मिल रहा है, किसी को 120 मिल रहा है, ठीक। और इसी वजह से मनरेगा जो है वो क्या है? एक कानून है। मनरेगा में ए अंत का जो है, देखिए उसका फुल फॉर्म क्या है? एक्ट। एक्ट यानी कानून, अधिनियमित कर दिया गया है, ठीक। मतलब आप गलत नहीं कर सकते हो कहीं भी उस जगह, ठीक है ना, क्लियर। तो वो एक एक्ट है, उस पर कार्यवाही हो सकती है, ठीक है ना, क्लियर। इसी वजह से वो बंद भी नहीं हो रहा है, ठीक। आगे आइए, संसाधनों का समान वितरण, ठीक है ना, संसाधनों का जो भी रिसोर्सेज हैं हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये नहीं कि इनको ज्यादा, ये हमारे चाचा के, ठीक है ना, लड़के हैं तो इनको हम ज्यादा दे दिए, ठीक है ना, वो मेरी बुआ की लड़की हैं तो उनको हम ज्यादा दे दिए, ठीक है ना, उनको तो हम जानते भी नहीं है, हम उनको काहे दें, ठीक। तो ये असमानता है, ठीक है ना, ये समानता होनी चाहिए, ठीक है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, समान वितरण होना चाहिए। फिर मानव जीवन का संवर्धन, ठीक है ना, क्लियर। संवर्धन में क्या है भाई? अच्छा, संसाधनों का समान वितरण क्या है? जो वंचित लोग हैं, ठीक है ना, जो वंचित लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रस्टीशिप के गांधी, अच्छा इसमें आप समान वितरण संसाधनों का आप वो भी डाल सकते हैं इस बार के बजट में, जो ग्रामीण लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, भाई वहां वंचित लोगों के लिए क्या हो जा रहा है? सरकार द्वारा लाइब्रेरी खोल दी जा रही है ताकि वो भी, उनके पास भी शिक्षा मुहैया हो सके। भाई लाइब्रेरी में इंटरनेट सुविधा होगी जिससे वो सारे कोर्सों को क्या कर सकेंगे? पढ़ सकेंगे। तो ये भी क्या है, जो भी सरकार इस तरह की योजना बना रही है वो आप सब डाल सकते हो इस सब में, ठीक है ना। भाई एग्जाम्पल्स तो हमें देने हैं, जितने एग्जाम्पल आप दोगे इथिक्स में उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना।
तो क्रिएटिविटी लाइए, सोचिए कहां कहां प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर मानव जीवन का संवर्धन, ट्रस्टीशिप के गांधी जी का वादी विचार का मूल मानव और सामाजिक मूल्यों के लिए कम सम्मान के साथ उच्च जीवन स्तर के बजाय मानव जीवन के विकास, उत्थान और संवर्धन है। मेन चीज यही है, मानव जीवन का क्या किया जाए, विकास, डेवलपमेंट, ठीक है ना, उत्थान किया जाए और संवर्धन किया जाए, ठीक है ना। क्लियर, ये चीज है आपका। अब एक्चुअल क्या है, व्हाट इज सर्वोदय, सर्वोदय क्या है, ठीक है ना। क्लियर, अब सर्वोदय को हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है ना। उसे ऑफ कर दीजिए।